हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग की पाठशाला। तो आज हम करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो आज हम यूनिट 1 करेंगे। यहाँ पे यूनिट 1 को भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, पार्ट्स 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। रिवाइज टैक्सोनॉमी के लिए एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बनाया गया है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो इसमें हम असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पे फोकस करेंगे। तो वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा हार्ड टफ भी नहीं है, इजी है। लास्ट ईयर भी हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इस साल इसको करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना इफ़ यू लाइक इट। देन बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आता है तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं असेसमेंट से। तो असेसमेंट पे जो क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम्स में, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं आएगा। तो इसमें आप अगर डेफिनेशन लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं और टाइप्स लिख देते हैं तो भी आप एक अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले मीनिंग देख लेते हैं इसका, असेसमेंट का। द टर्म असेसमेंट इज अ वाइड वेराइटी, इसको नोट करते चलना, वाइड वेराइटी ऑफ मेथड और टूल। ठीक है, असेसमेंट क्या है? एक वाइड वेराइटी या मेथड और टूल, इसको हम कह सकते हैं, दैट एजुकेटर यूज टू इवेलुएट, मेजर एंड डॉक्यूमेंट the academic readiness, learning process, skill acquisition and educational needs of the students। ठीक है, जो स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड है या फिर उनका लर्निंग प्रोसेस है या स्किल एक्वाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसको मेजर, इवेलुएट या डॉक्यूमेंट करने के लिए जिस मेथड या टूल का यूज़ किया जाता है उसको हम असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? टाइम टू टाइम चलने वाला प्रोसेस है, ड्यूरिंग द कोर्स ये चलता है, क्योंकि कोर्स के बीच में ही हम असेसमेंट या लर्निंग करते हैं। नीचे दो डेफिनेशन दी है इसकी, तो डेफिनेशन देख लेते हैं, इसमें से कोई भी एक आप याद करके लिख सकते हैं एग्जाम में। तो अकॉर्डिंग टू इरविन, इरविन क्या बोल रहे हैं? असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो असेसमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक बेसिस है फॉर मेकिंग इन्फरेंसेस, इन्फरेंसेस इन द सेंस अनुमान, प्रेडिक्शन। ठीक है, तो असेस सिस्टमैटिक बेसिस से हम क्या करते हैं कि इन्फ्रेंसेस बनाते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिजाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट की लर्निंग एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, जो डेटा को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो वो सारा हमारा असेसमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है पालोम्बा एंड बंता सेट, असेसमेंट इज सिस्टमैटिक कलेक्शन। ठीक है, सिस्टमैटिक वर्ड याद रखना, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी असेसमेंट नहीं कर सकते, कोई भी मतलब किसी भी वे में, लाइक आपने कोई भी टेस्ट ले लिया, किसी भी तरीके से आपने उसको एनालाइज कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है ये। ठीक है, review and use of informative about educational program undertaken for the purpose of improving student learning and development। तो इसका पर्पस क्या होता है कि इम्प्रूव करना स्टूडेंट की लर्निंग एंड डेवलपमेंट को, उसी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो पीपल्स हैं, उनकी लर्निंग और उनके डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के पर्पस से ही असेसमेंट किया जाता है। और एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा कोर्स है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके और स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो डेफिनेशंस हो गई आपकी, मीनिंग हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंस है टू क्लासीफाई और ग्रेड स्टूडेंट। ठीक है, इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या होगा कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए या उनको ग्रेडिंग देने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसमें। टू गाइड इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के जो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो आप असेसमेंट से ले सकते हैं। ठीक है, टू इनेबल स्टूडेंट प्रोग्रेशन, स्टूडेंट्स का कितना प्रोग्रेस हो रहा है उसको इनेबल करने के लिए आपको ये इम्पॉर्टेंट है। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट चॉइस ऑफ ऑप्शन, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के चॉइस ऑफ ऑप्शन जो हैं वो फैसिलिटेट हो जाते हैं।
ठीक है, ताकि वो चेक कर सकते हैं कि उनके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं अपने स्टडी अपने असेसमेंट के बेसिस पे, और उस ऑप्शन को वो ले सकते हैं फॉर द फर्दर लर्निंग। टू डायग्नोस फॉल्ट एंड इनेबल स्टूडेंट्स टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डायग्नोस करता है फॉल्ट्स को एंड इनेबल करता है स्टूडेंट को टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स। इससे क्या होगा कि जो उनके फॉल्ट्स हैं या जहाँ पे उनको कमियां लग रही हैं वो उस चीज़ को डायग्नोस कर पाएंगे और रेक्टिफाई कर पाएंगे अपने मिस्टेक्स को अपनी लर्निंग में। टू गिव अस फीडबैक ऑन हाउ आवर टीचिंग इज गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो अस है, ठीक है, गिव अस इन द सेंस फॉर टीचर और फॉर स्कूल। ठीक है, टीचर या स्कूल को फीडबैक मिलता है कि जो उनका टीचिंग है, उनका जो टीचिंग प्रोग्राम है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, टू मोटिवेट स्टूडेंट, मोटिवेट कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स को। जो भी आपको मोटिवेशन से क्या होगा, आपकी लर्निंग इम्प्रूव होगी। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए, इनका जो असेसमेंट में काफ़ी बिलो एवरेज है, तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं आगे के लिए, या फिर कोई अगर स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो उसको और मोटिवेट कर सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिक्स फॉर द कोर्स, तो जो आपका कोर्स है उसको स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि आपका जो टीचिंग का या लर्निंग का जो प्रोग्राम चल रहा है उसका ग्राफ कहाँ पे है, तो एक स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है आपको थ्रू दी असेसमेंट। तो आप ये इम्पोर्टेंस वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं, तो इतने में भी आप लिखेंगे तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट अब इसमें देख लेते हैं। चलिए मेजरमेंट को क्या होता है। Measurement is a process by which the developed ability of the pupils are expressed in quantitative form। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आया क्वांटिटेटिव। तो पूरा जो मेजरमेंट है ना वो आपका इसी एक वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्वांटिटेटिव। यानी कि जहाँ भी मेजरमेंट होगा वहाँ क्वांटिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी आप कोई भी आप जो डेवलप्ड एबिलिटीज़ है स्टूडेंट्स की उसको एक्सप्रेस कर रहे हो क्वांटिटेटिव फॉर्म में, यानी कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब इसमें देखिए आगे, द मेजरमेंट इज डायरेक्टली कंसर्न विद द क्वांटिटी। तो मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटी से डायरेक्ट इसका कंसर्न है। ठीक है, बाय मेजरिंग द कंटेंट स्किल, यहाँ पे देखिए, बाय मेजरिंग द कंटेंट स्किल एंड रिजल्ट एबिलिटी आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। तो इसमें क्या होता है, जो पीपल्स की जो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, या जो रिजल्ट है, जो एग्ज़ाम हुआ, जो असेसमेंट हुआ, जो उसका जो रिजल्ट है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स की फॉर्म में, तो उसको हम मेन कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, या तो उसको नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, या स्कोर्स में, या परसेंटेज में, एवरेज में, सो दैट द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट में बी मेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंट अचीवमेंट। तो जो स्टूडेंट की प्रेजेंट अचीवमेंट है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या तो नंबर में, या स्कोर्स में, या परसेंटेज में, या एवरेज में। कि इस तरीके से हमारा जैसे जो एग्ज़ाम हुआ, जो असेसमेंट हुआ, अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक नंबरिंग फॉर्म चाहिए। ठीक है, अब एक टेस्ट तो ले लिया, तो अब उस टेस्ट को मेज़र कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि हमें असेसमेंट करना है, कि हमने ये जो पढ़ाया हमें उसका असेसमेंट करना है, पर किस बेसिस पे उसको मेज़र कैसे करेंगे। तो मेज़र करने के लिए जो हमारा चीज़ यूज़ की जाती है विच इज़ क्वांटिटी। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम 20 मार्क्स में कवर कर सकते हैं। ठीक है, और 20 में से बच्चे ने जो अटेम्प्ट किया, फिर उसको कितने मार्क्स उसमें से मिलने चाहिए। ठीक है, उसने कितना स्कोर किया, लाइक उसमें कितने उसके परसेंटेज बने। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो उसका करंट रिजल्ट क्या है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, मेजरमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है नीचे, दो देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड ने क्या है, मेजरमेंट मीन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर, एंड दिस इन टर्म्स मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ मैनी बेनिफिट दैट ऑपरेट्स विद नंबर एंड मैथमेटिकल थिंकिंग प्रोवाइड्स। ठीक है, तो इसमें वही आ गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। इससे क्या होता है, हमें एडवांटेज मिल जाते हैं नंबर्स का, या मैथमेटिकल थिंकिंग आ जाती है आपकी असेसमेंट में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉडफील्ड ने भी कहा है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल टू द डायमेंशन ऑफ फिनोमिनन इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द स्टेटस ऑफ फिनोमिनन एज प्रिसाइसली एज पॉसिबल। ठीक है, द टर्म मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली।
तो ये दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंजेबली इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मेजरमेंट को और इवैल्यूएशन को। ठीक है, आपने कोई इवैल्यूएशन लिया या फिर आपने कोई असेसमेंट किया, एग्जाम लिया, तो उसमें क्या कर रहा है, एक प्रोसेस है मेजरमेंट जिसमें असाइन किए जा रहे हैं सिंबल्स या नंबर या डायमेंशन, इनकी कैरेक्टराइज किया जा रहा है उनको थ्रू दी नंबर्स के, इतने स्कोर्स में थे, इतना उस बच्चे ने अचीव किया है, ताकि उसको मतलब एक कैरेक्टराइज किया जा सके फिनोमेना को एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल। ठीक है, तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन क्या है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो इसमें आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख दीजिए, इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट इज इनफ। तो फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो ये दो चीज़ें आप अगर इसमें मीनिंग, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मेजरमेंट, फंक्शन ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहला फंक्शन है प्रोग्नोसिस फंक्शन। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। जो प्रोग्नोसिस फंक्शन होता है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, जैसे कि इसमें इस फंक्शन में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रमोशन एंड ग्रेडेशन किया जाता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन होता है। जैसे मान लो कोई मेजरमेंट किया गया, किसी बच्चे ने अच्छे नंबर अचीव किए, तो उस पर उसके बेस उन नंबर्स के बेसिस पे, यानी उन मेजरमेंट के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा दूसरी क्लास में। ठीक है, तो ये जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया प्रोग्नोसिस फंक्शन। ठीक है, यानी कि कोई मेजरमेंट हुआ, कोई एग्ज़ाम हुए, उन्होंने क्या किया, बच्चों को सिलेक्शन किया, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया, उसी बेस पे प्रमोट किया, ग्रेड प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो वो तो हो गया हमारा प्रोग्नोसिस फंक्शन। तो डायग्नोसिस फंक्शन देख लेते हैं। डायग्नोसिस में क्या होता है कि डायग्नोस करना, जैसे पहले भी बताया था कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो डायग्नोस करते हैं बीमारी को, तो इसी तरीके से अगर आपका कोई मेजरमेंट आया, उसमें आपके रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो उसमें डायग्नोस किया जाएगा कि किस बेसिस पे, मान लो किसी बच्चों के नंबर्स की स्कोर्स की क्वांटिटी बहुत कम है, तो उस चीज़ों को डायग्नोस किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, या क्या उसके उस प्रॉब्लम पे काम किया जाएगा, उसका सोल्यूशन देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसर्च फंक्शन। रिसर्च फंक्शन क्या होता है कि इसमें इट इज़ रिलेटेड टू द रिसर्च, लाइक इसका मैं आपको, तो इसमें आपको ना एक रिसर्च की हाइपोथेसिस लगाई जाती है कि क्यों, मतलब इस जो आपके मेजरमेंट हुआ उन पे एक रिसर्च किया जाता है, रिसर्च फंक्शन होता है ये। ठीक है, कि जो प्रॉब्लम हुए है उसको डायग्नोस किया, फिर उन पे रिसर्च किया, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन नेचर, उनके नेचर पे रिसर्च किया जाता है ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके उनके मेजरमेंट में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑफ गुड मेजरमेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक अच्छे मेजरमेंट के, तो इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है कि इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, विदाउट ऑब्जेक्टिव देयर इज नो मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट होगा ही नहीं जब अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको करने के लिए कुछ होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप मतलब कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकते, वो वैलिड होने चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव एंड प्रिसाइज, कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, ठीक है, एंड प्रिसाइज होने चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी प्रैक्टिकेबल एंड यूजेबल। ठीक है, प्रैक्टिकेबल होने चाहिए और यूजेबल होने चाहिए। तो इन पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, इससे आपका 3 से 4 पेज आराम से कवर हो जाएंगे, मेजरमेंट में, असेसमेंट में भी, मेजरमेंट में भी। तो आपके 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आते आते हैं, मतलब मोस्टली इसको कहा जा सकता है कि ये आ सकते हैं। तो अब हम, तो जो हमारा मेन टॉपिक है अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन को आप लिख लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 20 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इवैल्यूएशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, इसका मीनिंग देख रहे हैं हम पहले। इवैल्यूएशन क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग का। इट इज़ नॉट मेयरली अ टेस्ट, आप इसको सिर्फ एक टेस्ट नहीं बोल सकते एट द एंड ऑफ द लेसन। इवैल्यूएशन गोस ऑन कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द लेसन एंड यूनिट। इवैल्यूएशन क्या है, ये नहीं कि आपका यूनिट या आपका जो एग्जाम हो खत्म हुआ, आपका टर्म या सेमेस्टर खत्म हुआ, आपका एक टेस्ट हो गया, वो आपका इवैल्यूएशन है, नहीं। इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली चलता है ड्यूरिंग द लेसन एंड द ड्यूरिंग द यूनिट ऑल्सो। ठीक है, इट इज क्लियरली रिलेटेड टू द टीचर्स गोल्स, तो ये किससे रिलेटेड है, टीचर के गोल से रिलेटेड है, एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग, एंड उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है टीचिंग का उससे रिलेटेड है। Thus evaluation is defined as a process of collecting evidence of behavioral changes।
तो इवैल्यूएशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, बिहेवियरल चेंजेस में जो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड जजिंग द डायरेक्शन, और जज करते हैं डायरेक्शंस को। इसमें क्या होता है कि जो हम कलेक्ट किए, हमने बिहेवियरल चेंजेस के एविडेंस जो कलेक्ट किए, डायरेक्शंस को जज किया एंड ये चेक किया कि किस एक्सटेंट तक, ठीक है, किस एक्सटेंट तक उसमें चेंजेस आए हैं, जो चेंजेस आए हैं उसका एक्सटेंट चेक करना, तो ये सारा हमारा इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लारा एम ब्राउन, क्लारा एम ब्राउन ने बोला है इवैल्यूएशन इज एसेंशियल इन नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फॉर्मुलेटिंग गोल्स, ठीक है, measuring progress towards them and determining the new goals which emerge as a result of new forming। तो इवैल्यूएशन क्या है, एक एसेंशियल पार्ट है इन नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फॉर्मुलेटिंग गोल्स। तो ये जो हमारी जो लाइफ है, ये क्या है, एक नेवर एंडिंग साइकिल है फॉर्मुलेटिंग गोल्स का, क्योंकि हमारे हमेशा कुछ ना कुछ नए गोल्स होते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस को हम मेजर करना होता है, क्योंकि प्रोग्रेस को मेजर करना कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका एक बार प्रोग्रेस हो गया आप उस पर अटक जाओ, नहीं। तो आपको क्या करना है, वो एक नेवर एंडिंग साइकिल है, उसमें आप बार बार आपको मेजर करना पड़ता है कि आप कहाँ तक प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। टूवर्ड्स देम एंड डिटरमाइनिंग द न्यू गोल्स, फिर आपको न्यू गोल्स भी डिटरमाइन करने होते हैं, ठीक है, जो कि रिजल्ट होते हैं न्यू वार्निंग के। आपके पास क्या है, एक लाइफ क्या है, लाइक आप अपनी लाइफ को देखेंगे तो इसमें हमेशा रोज आपको एक न्यू वार्निंग मिलती है, ऐसे आपको नए नए गोल्स आपको फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आपको अपनी प्रोग्रेस चेक करनी पड़ती है कि आपने किस एक्सटेंट तक उन गोल्स को अचीव किया है, ठीक है। उसके बाद जब वो आप अचीव कर लेते हो, देन आपको फिर से कुछ नए गोल्स मिलते हैं। तो ये क्या है, एक साइकिल है, नेवर एंडिंग साइकिल, जो कि चलता रहता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो इवैल्यूएशन है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मुफत बोल रहे हैं इवैल्यूएशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि इवैल्यूएशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड इज कंसर्न मोर देन द फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ प्यूपिल्स, ठीक है। यानी कि ये क्या है, सिर्फ आपका जो एक प्यूपिल है उसकी फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इट इज इंटरप्रेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल in terms of desirable behavioral changes in relation to his feeling, thinking, action, etc. ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और इसका कंसर्न सिर्फ इतना नहीं है कि जो एक पुपिल है उसकी फॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट कितनी हो रही है, बल्कि इसमें उसकी फीलिंग्स को, उसकी थिंकिंग को, उसके एक्शंस को, या फिर जो आउटसाइड द क्लासरूम जो जितनी भी एक्टिविटी वो कर रहा है, तो इवैल्यूएशन में वो सारी चीजें कंबाइंड होती हैं, उन सबको लिया जाता है। तो वो इवैल्यूएशन का पार्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं कि उसकी एकेडमिक के साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ की थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन, ये सब चीजें इवैल्यूएशन में ली जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग हो गया। कोई एक डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट इसका वो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन की इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसा पहले भी अभी आपको बताया गया कि इवैल्यूएशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट गोज हैंड इन हैंड विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या होता है, हैंड इन हैंड चलता रहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। अब आगे आ जाइए। इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कोई छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसीजर आता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव्स की, जो भी आपका एजुकेशनल कोर्स है, आपका जो भी कोर्स है, आपका एकेडमिक ईयर है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव आपके लिए गए, देन आपका लर्निंग एक्सपीरियंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, देन आपके इवैल्यूएशन पूरा प्रोसीजर, ये सब कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। इवैल्यूएशन इज मीन्स टू एन एंड, नॉट इन एंड इटसेल्फ, ठीक है, ये समझ गए। इसका मतलब है, इवैल्यूएशन का मतलब है एंड, यानी इवैल्यूएशन कब किया जाता है, ईयर एंड में किया जाता है, लेकिन ये इसका खुद का एंड नहीं है, ठीक है। इवैल्यूएशन कभी एंड नहीं होता, ये एंड में लिया जाता है बस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इवैल्यूएशन इज कोऑपरेटिव प्रोसेस, ठीक है, यानी कि ये आपका कोई सिंगल लाइक चाइल्ड ये टीचर्स भी पूरा सेंटर्ड नहीं है, ना चाइल्ड सेंटर्ड है,
तो इसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपको इन्वॉल्व किया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, टीचर्स को, पेरेंट्स को, इन सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इवैल्यूएशन में कोऑपरेटिव प्रोसेस इसको कहा जाता है। इवैल्यूएशन इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन। तो इसको याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसमें आपके मार्क्स भी आ जाते हैं, आपकी अदर क्वालिटीज भी आ जाती हैं, और वैल्यू डिस्क्रिप्शन जो है आपका, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग, वो सब इसमें आ जाता है। अगला है इवैल्यूएशन इज रेमेडियल इन नेचर, ठीक है। तो इसको आप रेमेडियल बोल सकते हैं नेचर में, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो लर्नर है या फिर टीचर है, तो उनको अपनी कमियां पता चलती हैं कि कोर्स में वो कहाँ पर उनको कमी रही, ठीक है। मेनली लर्नर के लिए हम बात कर रहे हैं कि एक लर्नर अपनी कमियों को देख सकता है, उनमें रेमेडी कर सकता है कि कहाँ पे वो अच्छे से कर सकता था और कहाँ वो उसको कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो अपने हर स्टेप टू स्टेप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ठीक है। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन हेल्प्स द लर्नर टू इम्प्रूव एट एवरी स्टेप, ठीक है। तो वो स्टेप वाइज अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है अपने लर्निंग के प्रोसेस में। चलिए आगे देखते हैं हम। असेसमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम ओनली, ठीक है। असेसमेंट या इवैल्यूएशन जो है सिर्फ क्लासरूम तक नहीं होता है, इट ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट हैपन आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है। ये उसको भी कंसिडरेशन में लेता है कि क्लासरूम के बाहर क्या हो रहा है। आउटडोर एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट आर ऑल्सो जज्ड इन इवैल्यूएशन, ठीक है। कि इसमें सिर्फ क्लासरूम की एक्टिविटीज को नहीं लिया जाता है, बल्कि आउटडोर एक्टिविटीज जो हो रही हैं स्टूडेंट्स की, उसको भी जज किया जाता है इवैल्यूएशन में, कि बाहर बच्चा क्या कर रहा है क्लास के बाहर, ठीक है। तो इट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू लर्निंग एज कम्पेयर टू टीचिंग, ठीक है। इसमें लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है एज कम्पेयर टू टीचिंग, ठीक है। टीचिंग विच डज नॉट रिजल्ट इनटू लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट इज वैल्यू। स्टूडेंट सेंटर यहाँ पे ज़्यादा माना गया है कि जो लर्निंग बच्चों को कराई जा रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू टीचिंग, वो कितना लर्न कर पा रहे हैं। टीचिंग विच डज नॉट रिजल्ट इनटू लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट इज ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अगर टीचिंग हो रही है उसमें रिजल्ट लर्निंग, उसका रिजल्ट होता ही होता है। अगर टीचिंग कराई जा रही है तो उसका रिजल्ट लर्निंग होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप टीचिंग करो तो कोई तो लर्न कर ही रहा है ना आपसे, आपके आप टीचर हो तो आपको जब पढ़ा रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे लर्नर्स तो है ही ना, तो उन लर्नर्स को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। Evaluation serves as guide. Evaluation serves as a guide to the teacher as well as the learner. एक क्या है, evaluation क्या है, एक गाइड होता है एक टीचर के लिए भी और एक लर्नर के लिए भी। Evaluation is very systematic and scientific. Systematic procedure है, scientific भी है, ठीक है। Evaluation is common practice among the school for proper growth, ठीक है। कॉमन प्रैक्टिस है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि हर जगह इवैल्यूएशन होता ही होता है हर स्कूल में, ठीक है। अमंग द स्कूल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड मेंटली एंड फिजिकली, मेंटली भी आ गया जो विद इन द क्लासरूम है, एंड फिजिकली आ गया जो आउटसाइड द क्लासरूम या आउटडोर एक्टिविटी जो कर रहा है बच्चा वो, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला जो पर्पस है, पहला पर्पस है इन डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है सबसे पहले, ये हम बहुत बार देख चुके हैं ऊपर भी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको डायग्नोस करता है। क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्लैरिफाई करता है। टू प्रोवाइड रेमेडियल वर्क, जहाँ पे रेमेडी रिक्वायर्ड है या जहाँ पे इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है वहाँ पे ये रेमेडियल वर्क प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को भी। प्रोवाइड गाइडेंस, गाइडेंस देता है, ठीक है। जहाँ पे गाइडेंस की रिक्वायर्ड है वहाँ पे ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ सिलेक्शन, अगर आपको कोई सिलेक्शन करना है किस, तो उसका एक बेसिस प्रोवाइड करता है कि किस बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है। टू असेस टीचिंग, अब ये टीचिंग को भी असेस करता है, इससे पता चलता है कि जो आप टीचिंग कर रहे हैं वो किस हद तक या किस एक्सटेंट तक अच्छी है या कि क्वालिटेटिव है, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है उसको भी ये असेस करता है।
टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द pupils, जो pupils की पर्सनैलिटी है उसको भी असेस करता है ये। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है तो उसमें ये इम्प्रूवमेंट लाता है। आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन देख लेते हैं अब, ठीक है। ऑफ इवोल्यूशन में आपके दो टाइप्स आते हैं मेनली, एक तो आपके हो गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक हो गया आपका समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो फॉर्मेटिव में हम देख लीजिए, formative evaluation is conducted to determine whether learning is taking place as planned, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि जो प्लान किया गया था तो उसी तरीके से लर्निंग हो रही है या उसी वे में लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये इस तरीके का जो इवैल्यूएशन होता है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन में ही किया जाता है, यानी कि आपके ड्यूरिंग द कोर्स इस तरीके के इवैल्यूएशन किए जाते हैं। इट्स मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक टू द स्टूडेंट एंड द टीचर, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फीडबैक दे रहा है ये किसको, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। इट ऑल्सो स्पेसिफाई द लर्निंग एरर दैट नीड करेक्शन, ठीक है। लर्निंग एरर्स में स्पेसिफाई करता है ये लर्निंग एरर्स को और करेक्शन उनको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फीडबैक टू द टीचर मेक्स हिम टू मॉडिफाई हिज इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। अगर टीचर्स को फीडबैक मिल रहा है साथ साथ, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो अपने इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई कर पाएगा अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से ये टीचर्स को हेल्प करता है। अगला है समेटिव इवैल्यूएशन। तो समेटिव इवैल्यूएशन में भी देख लीजिए, समेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटायर करिकुलम। तो ये कब किए जाते हैं, एक एकेडमिक ईयर के एंड में या फिर एंटायर करिकुलम के कंप्लीशन के बाद इसको किया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच बिहेवियर मॉडिफिकेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी इसका काम भी यही है कि ये डिटरमाइन करना कि किस एक्सटेंट तक बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आया है स्टूडेंट के, ठीक है। For summative evaluation, achievement test, annual examination are good example। तो इसके अगर गुड एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो इसमें अचीवमेंट टेस्ट हो गया या फिर आपका एनुअल एग्जामिनेशन आ गया, ठीक है। Thus judgment is about the learning outcome of pupil is made। तो इसमें जो जजमेंट बनाई जाती है वो लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं पीपल्स की उन पे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये फाइनल एग्जाम्स होते हैं और इनके बेसिस पे एक फाइनल जजमेंट पास किया जाता है। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। जैसे फॉर्मेटिव जो है हमारा वो प्रोसेस ओरिएंटेड है और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि इसमें हम प्रोसेस को चेक करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट को चेक करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब लास्ट हमारा में एक टॉपिक बचता है विच इज डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग है, असेसमेंट का मीनिंग है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ विच इम्प्रूविंग द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। असेसमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो करंट परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू ट्रेड्स और ऑब्जेक्ट्स। जो भी ट्रेड्स या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नंबर असाइन करने का प्रोसेस है मेजरमेंट। इवैल्यूएशन में आ गया, इट इज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। जो कुछ बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड के जो बेसिस हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जजमेंट पास करते हैं, तो वो इवैल्यूएशन में आ जाता है, ठीक है। ये पहला हो गया मीनिंग है जो इनका। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, तो डेफिनेशन हम एक यहाँ पे लिख देंगे तीनों का। तो आप कोई भी एक डेफिनेशन तीनों की याद कर लीजिएगा जो आपको इजी लगती है। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप ये देख लीजिए, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इजी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग, कि कौन सा डोमेन इसमें टेस्ट किया जाता है। डोमेन आपको पता ही होंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो डोमेन टेस्टिंग में हम असेसमेंट में क्या करते हैं, इट टेक कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स, ठीक है। इसमें कॉग्निटिव आ गया और अफेक्टिव आ गया, यानी कि नॉलेज को कॉग्निटिव में आपने जो नॉलेज गेन किया, अफेक्टिव में कितना आपको समझ में आया। तो असेसमेंट में आपका कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन दोनों आ गया, ठीक है। मेजरमेंट में क्या है, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन आता है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज, अगर आपका कोई मेजरमेंट हुआ, आपने कोई रिटन टेस्ट दिया, आपके 100 में से 100 मार्क्स आ गए,
ठीक है। अब आपने वो चीज रट्टा लगा के कर दी, ठीक है, आपने रट्टा लगाया, नकल किया, आई डोंट नो, जैसे भी आपने किया, आपने 100 में से 100 मार्क्स ले लिए, ठीक है। तो कॉग्निटिव में क्या किया, आपको नॉलेज तो मिली, आपने रट भी लिया, आपने इसको याद करके आपने उसको एग्जाम में लिख दिया, लेकिन आपका अफेक्टिव डोमेन वहां नहीं चालू हुआ, वहां पे आपका थिंकिंग प्रोसेस नहीं चालू हुआ। तो इसलिए इसमें क्या आया, कॉग्निटिव डोमेन आया खाली। और इवैल्यूएशन में क्या है, तीनों डोमेन आ जाएंगे आपके, ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों डोमेन आ जाएंगे आपके। अब नेचर देख लेते हैं। नेचर में असेसमेंट क्या है, इट इज डायग्नोस्टिक बाय नेचर। ये डायग्नोस्टिक नेचर है, यानी कि टेस्ट लेना, फिर उसके बेसिस पे प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, देन उसको रेमेडियल वर्क करना, ठीक है। और मेजरमेंट में क्या है, क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, सिर्फ मार्क्स प्रोवाइड करना है, क्वांटिटी प्रोवाइड करना इसका मेन नेचर है। इवैल्यूएशन में क्या है, जजमेंटल बाय नेचर। ये क्या है, जजमेंट पास किया जाता है कि किस, मतलब ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जजमेंट पास किया जाता है ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। अब इसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं। असेसमेंट में क्या है, इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये नंबर ओरिएंटेड है, और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। एम देख लेते हैं। असेसमेंट का एम क्या है, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका इसका क्या एम है कि इम्प्रूवमेंट लाना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मेजरमेंट का एम है असाइन करना नंबर्स ओनली। इसका इवैल्यूएशन का एम है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेटिव प्रोसेस, जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट की बात करते हैं। प्रोवाइड रिजल्ट रिगार्डिंग चेंज इन बिहेवियर और फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि चेंज में बिहेवियर कितना आया, इंप्रूवमेंट कितना आया, ठीक है। प्रोवाइड ओनली न्यूमेरिकल रिजल्ट, ये सिर्फ न्यूमेरिकल रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि कितने नंबर्स मिले। प्रोवाइड बोथ न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, इसमें दोनों आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी न्यूमेरिकल भी, ठीक है। फोकस, इट फोकसेस ऑन टेस्टिंग नॉलेज एंड स्किल। इसका मेन फोकस क्या है, टेस्ट करना नॉलेज को और स्किल्स को, ठीक है। मेजरमेंट का क्या है, इट फोकसेस ऑन टेस्टिंग सिंगल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी विच इज नॉलेज। ये सिर्फ नॉलेज को ही टेस्ट करता है। इसका फोकस रहता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट फोकस करता है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ नॉलेज और स्किल पे फोकस करेगा, ये सिर्फ नॉलेज पे फोकस करेगा, और ये ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी पे फोकस करेगा। टूल यूज्ड, टूल यूज देख लेते हैं। इट यूजेस अचीवमेंट टेस्ट फॉर इट्स डेटा, इसमें अचीवमेंट टेस्ट लिए जा सकते हैं। इट यूजेस टेस्ट फॉर असाइनिंग न्यूमेरल्स, इसमें सिर्फ टेस्ट का यूज करके जो न्यूमेरल्स हैं, नंबर्स हैं, उनको असाइन किया जाता है, ठीक है। इट यूजेस मैनी टूल्स लाइक पर्सनालिटी टेस्ट, रेटिंग स्केल, ये सब आ जाता है इसमें। पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, रेटिंग स्केल एक्सेट्रा, ये सारा चीज इवैल्यूएशन में आ जाता है। मॉडिफिकेशन देख लीजिए। मॉडिफिकेशन कैन बी ब्रॉट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें मेजरमेंट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, एक बार मार्क्स असाइन हो गए तो वो फाइनल होते हैं, ठीक है। और ये इवैल्यूएशन क्या है, फिक्स्ड होता है ड्यू टू वैल्यू जजमेंट, इसमें भी वैल्यू जजमेंट दिया जाता है, इसलिए ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। टाइमिंग जो है, ये जब असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो असेसमेंट क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो ड्यूरिंग द कोर्स या थ्रू आउट द कोर्स आपका चलता रहता है, ठीक है। और जो मेजरमेंट है डिपेंड्स करता है एट्रीब्यूट्स के ऊपर, और इवैल्यूएशन जो है वो फाइनल है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट था आज का वीडियो, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। तो ये 20 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो 5-5 नंबर के आएंगे। असेसमेंट, मेजरमेंट और डिफरेंसेस पूछ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थोड़ा इसको आप एक्सटेंड करके अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको, या फिर किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए टीचिंग से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर listening me, and thank you for seeing my video. Thank you so much. Please support my channel and subscribe and like my video, please. Thank you so much.